ओके। तो ये वीडियो हमारा स्ट्रक्चरल लिपिड्स का सेकंड पार्ट होने वाला है। पिछले पार्ट में हमने जो बाकी स्ट्रक्चरल लिपिड्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। एक बार ज़रा सा उसका हम फ्लो चार्ट बस देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या स्ट्रक्चरल लिपिड्स वहाँ पे पढ़े थे। तो आपने पढ़ा था, एक मैंने यहाँ पे कवर किया था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स मैंने कवर किए थे, और दूसरा जो है मैंने पिछली वीडियो में गैलेक्टोलिपिड्स कवर किया था। ठीक है। दोनों ही बहुत इजी थे। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले की वीडियो में। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में बस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन कैसे होता है, ठीक है, यू थ्रू क्या कहते हैं, ये आपके जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, फॉस्फोलाइपेजेस, वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन कैसे कराते हैं वो हमने देखा था। एंड गैलेक्टोलिपिड्स में हमने बस ये देखा था कि जो शुगर यूनिट आता है, ठीक है, तो वो गैलेक्टोलिपिड कहलाता है, और फिर अगर सल्फेट ग्रुप भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो सल्फोलिपिड हो जाता है। और हमने वहाँ ये भी समझाया था कि प्लांट्स जो हैं वो गैलेक्टोलिपिड्स क्यों प्रेफर करते हैं ओवर फॉस्फोलिपिड्स अपने क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन बनाने के लिए, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो एक रेयर न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है। तो प्लांट नहीं चाहता है कि ज़्यादा फॉस्फोरस मेम्ब्रेन बनाने में वेस्ट हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं ये। आज जो है मैंने बताया था कि मैं स्फिंगोलिपिड्स पे एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट करूँगा, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। ठीक है। और आर्कियल ईथर लिपिड्स मैं नहीं पढ़ा रहा, और स्टेरॉल्स जितना मुझे बताना था स्टेरॉल्स के बारे में उतना मैंने ऑलरेडी जो है जो वीडियो थी उसमें बता रखा है। स्टेरॉल का बस स्ट्रक्चर हमें जानना होता है। ठीक है। स्टेरॉल्स लिपिड मेम्ब्रेन में कैसे बिहेव करते हैं वो सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्फिंगोलिपिड्स के बारे में आज जो है वो हम देख लेते हैं। स्फिंगोलिपिड्स ज़रा सा मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ। ठीक है। बस स्फिंगोसिन का जो स्ट्रक्चर है और सेरामाइड का स्ट्रक्चर जो है, तो स्फिंगोसिन आपको याद होगा, स्फिंगोसिन जो होता है वो स्फिंगोलिपिड्स का बैकबोन होता है। ठीक है। जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में या ग्लिसरोलिपिड्स में आपका ग्लिसरॉल जो है वो बैकबोन होता था। स्फिंगोसिन जो है वो 18 कार्बन का अमाइनो अल्कोहल होता है। ठीक है। 18 कार्बन का अमाइनो अल्कोहल होता है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे आपका OH रहता है, सेकंड कार्बन पे NH2 रहता है, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसको स्फिंगोसिन कहते हैं। अब सेकंड कार्बन पे जो NH2 होता है, अगर वहाँ पे आपका कोई फैटी एसिड आके लग जा रहा है, ठीक है, तो फैटी एसिड जब NH2 से आके बॉन्ड बनाएगा तो अमाइड लिंकेज बनेगी। ठीक है। अगर ये NH2 की जगह अगर आपका OH होता और फिर फैटी एसिड COOH आके लगता, तो फिर उससे जो बनता है वो एस्टर लिंकेज होता है, वो आपको पता है। ठीक है। यहाँ पे NH2 है और कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड आके लग रहा है तो अमाइड लिंकेज बनता है। ठीक है। थर्ड कार्बन का जो OH होता है ये अनरिएक्टेड रहता है। ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो भी अनरिएक्टेड रहता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। फर्स्ट कार्बन में जो OH होता है उसका जो H है, ठीक है, ये जो H है इसकी जगह आप अलग अलग पोलर ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है। तो आप अलग अलग स्फिंगोलिपिड बना सकते हो, बट अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को हम सेरामाइड कहते हैं। ठीक है। तो सेरामाइड क्या होता है, स्फिंगोसिन में जब सेकंड कार्बन का NH2 किसी फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके अमाइड लिंकेज बना लेता है। ठीक है। तो आपके पास स्फिंगोसिन का बैकबोन है और एक कोई फैटी एसिड आके लग गया सेकंड कार्बन पे, तो रिजल्टिंग कंपाउंड को हम सेरामाइड कहते हैं। अब इसी सेरामाइड में ये जो हाइड्रोजन है आप इसको अलग अलग लगा के अलग अलग चेंज करके आप अलग अलग अपना स्फिंगोलिपिड बना सकते हो, और वही हमें स्फिंगोलिपिड यहाँ देखने हैं। ठीक है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में स्फिंगोलिपिड की वीडियो में बता रखा था। ठीक है। बट हाँ, तो स्फिंगोलिपिड आपके क्या होते हैं, वो लिपिड जिनमें स्फिंगोसिन का बैकबोन होता है। ठीक है। अब स्फिंगोलिपिड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, वो स्फिंगोलिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स हो गए, और ग्लाइको मतलब जिनमें शुगर होता है बट फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं। स्टेटमेंट भी यहाँ लिखी हुई है कि स्फिंगोलिपिड्स इन विच द पोलर हेड कनेक्टेड टू सेरामाइड एट C1 हैज़ फॉस्फेट रेसिड्यू। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, तो मैंने बताया था ना कि सेरामाइड में जो ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन जो है सेरामाइड का, वहाँ पे पोलर हेड जो है, मतलब हाइड्रोजन का आप जो भी लगा हटा के हाइड्रोजन की जगह जो भी लगाते हो आपका पोलर हेड बन जाता है। ठीक है। और ये दो नॉन पोलर टेल होते हैं, ये पोलर हेड है। तो हाइड्रोजन की जगह आप जो भी लगा रहे हो, ठीक है, अगर वो पोलर ग्रुप एक फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू लिंक्ड है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पोलर हेड जो है कनेक्टेड टू सेरामाइड एट C1 हैज़ अ फॉस्फेट रेसिड्यू, अगर इसमें PO4 रेसिड्यू आ रहा है तो वो फॉस्फोलिपिड आपका फॉस्फोस्फिंगोलिपिड बन जाता है। ओके। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्फिंगोसिन की बैकबोन है, सेकंड कार्बन पे कोई फैटी एसिड आके लगा है, फर्स्ट कार्बन पे आपका फॉस्फेट के आगे आपका क्या कहते हैं कोई पोलर ग्रुप आके लगा है। अब यहाँ पे फॉस्फेट के आगे एक ही हमको यहाँ पे एग्जांपल जानना है या याद रखना है। ठीक है। फॉस्फेट के साथ चोलिन आता है।
ठीक है, तो इसको फॉस्फोचोलिन कहते हैं, ठीक है, इतने को फॉस्फोचोलिन कहते हैं पोलर हेड को। एंड जो पूरा कंपाउंड यहाँ पे जो पूरा लिपिड बन रहा है इसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। ये मैं बार बार बोलूँगा इस वीडियो में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ही एक एग्जाम्पल है फॉस्फोस्फिंगोलिपिड का, ठीक है, जो आपको याद रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, ठीक है। तो वो स्फिंगोलिपिड जिनमें आपका सेरामाइड में पोलर हेड पे जो कम चीज़ आ रही है वो एक फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू लिंक्ड है, ठीक है, तो वो फॉस्फोस्फिंगोलिपिड बन जाता है। और जिसका एक ही हमें एग्जांपल याद रखना है, स्फिंगोमाइलिन, जिसमें आपका जो पोलर हेड होता है वो फॉस्फेट के बाद चोलिन आता है, या कलेक्टिवली पूरे चीज़ को फॉस्फोचोलिन कहते हैं। दूसरा जो है हमको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड पढ़ना है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। वही सेरामाइड में पोलर हेड हाइड्रोजन हटा के आप जो पोलर हेड लगा रहे हैं वो कोई शुगर यूनिट हो जाता है, ठीक है, तो वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, स्फिंगोलिपिड इन विच द पोलर हेड कनेक्टेड टू सेरामाइड एट C1 हैज़ शुगर रेसिड्यू बट नो फॉस्फेट। शुगर होना चाहिए, फॉस्फेट नहीं होना चाहिए, वही बात बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप देखिए शुगर लगा रहे हो ना आप, तो शुगर जैसे आपने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा तो उसमें आपने शुगर का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट, ठीक है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे स्फिंगोलिपिड में, क्या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में क्या हो रहा है कि कितने शुगर यूनिट आके लग रहे हैं उसके बेसिस पे वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड को हमने दो कैटेगरी में ब्रेक कर दिया। अगर एक ही शुगर यूनिट आके लग रहा है तो सेरेब्रोसाइड, और अगर एक से ज़्यादा आके लग रहा है तो ग्लोबोसाइड, ठीक है। तो ग्लोबोसाइड में 2, 3, 4 जितने भी आप लगा सकते हो, ओलिगोसैकराइड 9 तक, ठीक है, वो सारे ग्लोबोसाइड में आ जाएंगे। और अगर केवल एक ही आता है तो वो सेरेब्रोसाइड होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए तब ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेरेब्रोसाइड में आप देख सकते हो कि केवल एक ही शुगर ग्रुप अटैच्ड है सेरामाइड के फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, नंबरिंग कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और ग्लोबोसाइड में आपका 2 शुगर यूनिट अटैच है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 बनाया, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओलिगोसैकराइड होता है तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ लिखिए, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड इन विच अ सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है, सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है, कनेक्टेड है एट C1 ऑफ सेरामाइड वाया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा हाँ, ये भी आप ध्यान रखिए कि शुगर जब आता है तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू आके अटैच होता है। अब ये आपने कई बार देख भी लिया होगा कि अल्कोहल और अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं तो आप बोलोगे कि एस्टर लिंकेज बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए NH2 मतलब अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कैसा लिंकेज बनाते हैं तो आप बोलोगे अमाइड लिंकेज बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख ही रखा आपने। और उसी तरह से अगर शुगर आता है अल्कोहल पे लगता है, ठीक है, शुगर आके यहाँ पे अल्कोहल पे लग रहा है तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लगा है। और अगर एक से ज़्यादा शुगर यूनिट लगे हैं, डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड, तो फिर उसको जो है हम ग्लोबोसाइड बोलते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो यही मेन आपका जो है डिस्टिंक्शन है स्फिंगोलिपिड का। फॉस्फेट आ रहा है तो फॉस्फोस्फिंगोलिपिड, फॉस्फेट नहीं आ रहा है तो फॉस्फेट नहीं आ रहा और शुगर आ रहा है तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। अब शुगर कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है तो सेरेब्रोसाइड है, और एक से ज़्यादा शुगर यूनिट आ रहा है तो ग्लोबोसाइड है। बहुत ही सिंपल। तो अब फॉस्फोसिंगोलिपिड्स में मैंने बताया था कि ये एक एग्जांपल आपको जानना है, ठीक है, तो वो एक एग्जांपल मैं अच्छे से डिटेल में बता दे रहा हूँ। ऑल्दो इसका क्वेश्चन हमने, अगर आप याद रखोगे, फॉस्फोसिंगोलिपिड की वीडियो में हमने ये एग्जैक्ट क्वेश्चन लगाया भी था वहाँ पे, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए या वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सेरामाइड लिया है, ठीक है। सेरामाइड के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है, स्फिंगोसिन का बैकबोन है, सेकंड कार्बन पे अमाइड लिंकेज के थ्रू आपने कोई भी फैटी एसिड लगा दिया है। कौन सा फैटी एसिड लगाया उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आपने फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लिया है और चोलिन का एक मॉलिक्यूल ले लिया है। चोलिन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चोलिन याद रखिए, ऐसे इसको याद रखिए कि ये 2 कार्बन का, ठीक है, अल्कोहल होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन CH2 और एक कार्बन पे आपका अल्कोहल OH ग्रुप आ गया, दूसरे कार्बन पे आपका अमीन ग्रुप होता है, ठीक है, NH3 प्लस होना चाहिए, पर वो जो तीनों हाइड्रोजन है आपके मिथाइल से रिप्लेस हो गए। या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन जो अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक। चोलिन में जो अल्कोहल का H होता है और फॉस्फोरिक एसिड का OH होता है, ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ पानी निकाल देते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो H3PO4 होता है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो 3 हाइड्रोजन आपको फॉस्फोरिक एसिड में दिख रहे हैं, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। एक ये जो OH है ये आपका सेरामाइड का जो फर्स्ट हाइड्रोजन है उसको साथ रिएक्ट करके पानी निकाल देता है, ठीक है। और एक जो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा, ये भी निकल जाता है, ठीक है। आप पूछोगे क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि न्यूट्रल pH पे जो फॉस्फोरिक एसिड का ये वाला हाइड्रोजन होता है वो आयनाइजेबल होता है, वो निकल जाता है H+ के फॉर्म में, ठीक।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि O माइनस बनाऊंगा मैं जब फाइनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आप यहाँ से ये वाटर रिमूव कर सकते हो, यहाँ से वाटर रिमूव कर सकते हो, ये हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में पहले भी मैंने बोला है, ठीक है, कि फॉस्फोरिक एसिड और चोलिन को जब आप केवल मिलाओ, ठीक है, अभी अगर इतने को आप इसको हटा दो, इसको इग्नोर करो, ठीक है, केवल ये वाला बॉन्ड बना लो, तो इतनी चीज़ को क्या बोला जाता है, इतनी चीज़ को फॉस्फोचोलिन बोला जाता है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड और चोलिन मिला के जो बन रहा है, फॉस्फोचोलिन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये कहीं कहीं कलेक्टिवली भी लिखा जाता है, दोनों मिला के भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पूरी चीज़ जब आप बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। देखो मैंने फॉस्फोचोलिन को यहाँ पे ब्लू में शेड भी कर दिया है, ठीक है, चोलिन और फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन। बट जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फॉस्फोचोलिन तो नहीं है इसका नाम, नहीं, फॉस्फोचोलिन केवल फॉस्फोरिक एसिड और चोलिन के कॉम्बिनेशन को कह रहे हैं। पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम स्फिंगोमाइलिन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एकमात्र आपका जो है फॉस्फो स्फिंगोलिपिड है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है pH 7 पे। अब आप बोलोगे ओवरऑल न्यूट्रल कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने बता रखा था कि नाइट्रोजन अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रखे हैं, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि pH 7 पे, न्यूट्रल pH पे फॉस्फोरिक एसिड का ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो आयनाइजेबल होता है, तो वो H निकाल दिया था मैंने H+ के फॉर्म में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज नहीं मतलब बैलेंस कर देता है चार्ज, इसीलिए ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है। चार्जेस हैं इसमें बट ओवरऑल न्यूट्रल है। तो स्फिंगोमाइलिन जो है ये स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है, एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है, इसका नाम लिखने के लिए आ सकता है, तो स्फिंगोमाइलिन नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फॉस्फोसिंगोलिपिड था, इतना ही था इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब दूसरा जो है, हम जरा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड पढ़ने से पहले थोड़ा जो है हम शुगर के जो मोनोसैकराइड्स हैं उनका नाम, सिंबल और एब्रीविएशन देख लेते हैं। अब आप सोचोगे अचानक से ये हम कार्बोहाइड्रेट पे कहाँ से आ गए, तो अब देखना ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो शुगर यूनिट्स के बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा पहले तो शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो हम सारे मोनोसैकराइड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं बस वही बताऊंगा, ठीक है। फ्रूकोस होता है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन और एन एसिटल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। ये जो 5 हैं, ठीक है, इनका ये पांचों जो आपके मोनोसैकराइड हैं, ठीक है, इनका जो मेन जो चेन होता है उसमें 6 कार्बन आइटम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आपके हेक्सोस होते हैं, ठीक है। मेन चेन में 6 कार्बन आइटम होता है। फुक्सोस शायद आपने ना सुना हो, बट ये भी 6 कार्बन का जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। एब्रीवेशन जो है फुकोस का FUC, गैलेक्टोस का GAL, ग्लूकोज का GLC, एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन का जो है वो गैल जो है वो गैलेक्टोस के लिए होता है, आप देख सकते हो गैलेक्टोस के लिए गैल है यहाँ पे, ठीक है। और उसमें एन एसिटल एक्स्ट्रा आ गया तो वो NAC उसके बाद हम लिख देते हैं। और यहाँ पे ग्लूकोसामाइन है, ठीक है, तो ग्लूकोस आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का GLC होता है तो GLC आ गया, और फिर एन एसिटल उसमें एक्स्ट्रा है तो उसके बाद NAC लिख दिया है। इनका जो हम सिंबल होता है, ठीक है, अब देखो सारे जो मैंने बताया था कि ये सारे हेक्सोस हैं, 6 कार्बन, मेन चेन में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो सारे हेक्सोस हैं, 6 कार्बन वाले हैं। इसीलिए एक सिंबल लिखने का तरीका ये होता है कि आप हेक्सागन बनाइए, ठीक है। हेक्सागन क्यों बनाते हैं, हेक्सागन इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये हेक्सोस हैं, 6 कॉर्नर होते हैं हेक्सागन में, या 6 साइड्स होते हैं, जो भी आप समझ लो। और फिर उसके अंदर जो है उसका एब्रीविएशन लिखा जाता है, जैसे फुकोस का FUC है तो वो यहाँ हेक्सागन बना के उसके अंदर लिख दिया, गैलेक्टोस का गैल है तो वो हेक्सागन बना के उसके अंदर GAL लिख दिया। एक तरीका ये होता है सिंबल बनाने का। दूसरा तरीका ये होता है कि कलर कोडेड पॉलीगन्स का यूज़ किया जाता है। तो फुकोस के लिए जो है वो रेड ट्रायंगल, गैलेक्टोस के लिए येलो सर्कल, ग्लूकोज के लिए ब्लू सर्कल, एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन के लिए येलो स्क्वायर, और एन एसिटल ग्लूकोसामाइन के लिए ब्लू स्क्वायर, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप देखो मैं यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हमने बताया था कि अगर आपका जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, अगर उसमें सेरामाइड में केवल एक ही शुगर यूनिट आके लग रहा है तो उसको हम सेरेब्रोसाइड कहते हैं, जिसके 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है, बेसिकली नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो सेरेब्रोसाइड हमने ऑलरेडी डेफिनेशन बता रखी थी, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स इन विच इज सिंगल शुगर यूनिट इज लिंक्ड टू सेरामाइड एट C1 वाया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। सेरामाइड में जो हाइड्रोजन था उसको हटा के आपने C1 कार्बन पे केवल एक ही शुगर यूनिट लगाया है। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है सेरामाइड का, आपको पता है, स्फिंगोसिन की बैकबोन होती है, सेकंड कार्बन पे आपका फैटी एसिड आके लग गया, फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके आप अपना पोलर ग्रुप लगा रहे हो। अगर जो आपने पोलर ग्रुप लगाया है अगर वो आपका गैलेक्टोस है, ठीक है, जिसको गैलेक्टोस को हम येलो सर्कल से दिखाते हैं, देख लीजिए, इसीलिए हमने यहाँ पे ये बताया था
ठीक है। तो गैलेक्टोज को येलो सर्कल से, क्योंकि ये भाई क्या कहते हैं शुगर यूनिट है ना, तो इसको बार बार उसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ठीक है। अगर आप स्फिंगोलिपिड वाली वीडियो देखोगे तो उसमें हमने एक जो है वो ये ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड का स्ट्रक्चर वहाँ बना के आपको दिखाया था। ठीक है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा वो 6 मेंबर रिंग हमने बना के दिखाई थी। यहाँ पे हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम बस जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगर फर्स्ट कार्बन पे आपका गैलेक्टोस आ रहा है तो उसका नाम जो होता है वो गैलेक्टोसिल सेरेब्रोसाइड हो जाता है। ठीक है। सेरेब्रोसाइड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि केवल एक ही शुगर यूनिट आ रहा है, और कौन सा शुगर यूनिट आ रहा है, गैलेक्टोस आ रहा है, इसीलिए गैलेक्टोसिल हो जाता है। और अगर ग्लूकोस आता है तो ग्लूकोसिल, और फिर सेरेब्रोसाइड मतलब केवल ग्लूकोस ही प्रेजेंट है, एक ही यूनिट है, तो ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड आ जाता है। अच्छा, इनके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं याद करिए। हम जो है स्ट्रक्चर ये मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम स्फिंगोलिपिड तो सब टॉपिक है, हम पढ़ जो रहे हैं वो आपका है मेम्ब्रेन लिपिड। ठीक है। तो ये जितने भी लिपिड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। ठीक है। मतलब जो आपका लिपिड बाइलेयर होता है तो सेल का मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। तो जो गैलेक्टोसिल सेरेब्रोसाइड होता है, ठीक है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स इन न्यूरल टिश्यूज़। ठीक है। तो न्यूरल टिश्यूज मतलब नर्व्स और नर्व रिलेटेड टिश्यूज़ जो होती हैं। ठीक है। बेसिकली जो भी टिश्यू आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उन टिश्यूज़ में जो सेल होते हैं उनके आउटर लीफलेट में गैलेक्टोसिल सेरेब्रोसाइड जो है वो पाया जाता है। ठीक है। आउटर लीफलेट का क्या मतलब होता है, आउटर लीफलेट का मतलब क्या होता है वो भी बता दे रहे हैं। जैसे आपको पता है ना कि आपका जो मेम्ब्रेन होता है वो बाई लेयर होता है, सिंगल लेयर नहीं होता, बाई लेयर होता है। ठीक है। तो बाई लेयर आपका कुछ मैं इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है। तो बाई लेयर में क्या होता है, इसमें पोलर हेड अंदर की तरफ इस तरह से होते हैं। ठीक है। और फिर बाहर वाले साइड में पोलर हेड जो है वो बाहर की तरफ इस तरह से होते हैं। और फिर अंदर जो होता है आपको अपना ये लिपिड के जो आपके ये फैटी एसिड चेन्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है। इस तरह से अंदर की तरफ। तो ये आपका जैसे बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। किसी भी सेल का या सेल ऑर्गेनल का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो अंदर के साइड जो आपके पोलर हेड हैं, ठीक है, अंदर के साइड ये इनर लीफलेट हो गया, और बाहर के साइड जो पोलर हेड है ये आउटर लीफलेट हो गया। तो जो गैलेक्टोसिल सेरेब्रोसाइड है ये आउटर लीफलेट में पाया जाता है ऑफ न्यूरल टिश्यूज़। न्यूरल टिश्यू में जो सेल होते हैं उनके आउटर लीफलेट में पाया जाता है। ठीक है। और जो ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड होता है ये आपका पाया जाता है नॉन न्यूरल टिश्यू के सेल्स में इन द आउटर लीफलेट। ठीक है। तो गैलेक्टोसिल सेरेब्रोसाइड न्यूरल टिश्यू के सेल के आउटर लीफलेट में, और ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड जो है वो नॉन न्यूरल टिश्यू के सेल के आउटर लीफलेट में। इतना ही आपको बस जानना है यहाँ पे सेरेब्रोसाइड के बारे में। अगला जो है हम ग्लोबोसाइड पे आ जाते हैं। ठीक है। तो ग्लोबोसाइड का भी हमने डेफिनेशन बता रखा था कि वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, इसमें दो या दो से ज़्यादा शुगर यूनिट कनेक्टेड हैं सेरामाइड से एट C1 वाया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ग्लूकोज लगाया और उसके बाद गैलेक्टोज भी लगा दिया, तो दो एक से ज़्यादा हो गया, दो यूनिट हो गए। ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज अगर आपको याद होगा, अगेन कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से अगर आप याद करिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं तो जो डाइसैक्राइड बनता है उसका नाम लैक्टोस होता है। ठीक है। लैक्टोस होता है, और ये लैक्टोस अगर आपका आके यहाँ पे सेरामाइड पर अटैच हो गया है तो जो रिजल्टिंग आपका ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बना है उसको हम लैक्टोसिल सेरामाइड कहते हैं। ठीक है। लैक्टोसिल इसलिए क्योंकि लैक्टोस आके लगा है। ठीक है। जो शुगर यूनिट लगा वो लैक्टोस है, डाइसैक्राइड, और फिर सेरामाइड लिखते हैं क्योंकि बाकी जो चीज़ है, ठीक है, बाकी जो चीज़ है ये आपका सेरामाइड है। ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है, सेरेब्रोसाइड नहीं लिख सकते। ठीक है। लैक्टोसिल सेरेब्रोसाइड नहीं लिख सकते क्योंकि सेरेब्रोसाइड जो है वो आपका क्या कहते हैं, सिंगल शुगर यूनिट वाले स्फिंगोलिपिड्स के लिए रिजर्व्ड है, तो सेरेब्रोसाइड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये लैक्टोस इतना लैक्टोस हो गया, और बाकी जो है आपका क्या होता है, सेरामाइड होता है, आपको पता ही है, तो लैक्टोसिल सेरामाइड इसका नाम हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। और लास्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिपिड में, एकदम लास्ट टॉपिक जो है वो आपका ब्लड ग्रुप एंटीजन है। ठीक है। अब देखिए इसको आपको जो है ये स्ट्रक्चर वक्चर आपको याद नहीं करना है, बस सुन लीजिए क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप आपको पता है कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, मेन 4 होते हैं। ठीक है। और भी होते हैं बट मेन जो है वो 4 होते हैं, O, A, B और AB। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो O ब्लड ग्रुप होता है, अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप A होता है, B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B होता है, और अगर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो AB होता है।
ओके। अब ये एंटीजन डिसाइड कैसे होते हैं? अब ये एंटीजन जो है वो आपके डिसाइड होते हैं जो आपका ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, ठीक है, उसमें जो ओलिगोसेक्राइड यूनिट आ रहा है उसमें कौन कौन से शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले आप डेफिनेशन या स्टेटमेंट देख लीजिए। द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स ओ, ए, बी एंड ए बी आर डिटरमाइंड बाय द ओलिगोसेक्राइड हेड ग्रुप्स ऑफ ग्लोबोसाइड्स प्रेजेंट इन द आउटर लीफलेट ऑफ रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहले देखिए, रेड ब्लड जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उस पर कुछ आपके ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आते हैं, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। आरबीसी है आपका, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लीफलेट है, ठीक है, उस पर आपके ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड क्या होते हैं? वो स्फिंगोलिपिड जिनमें शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक से ज़्यादा शुगर वाले वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, मतलब ये वाले ग्लोबोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा शुगर यूनिट प्रेजेंट है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सा शुगर यूनिट प्रेजेंट है आप अलग अलग एंटीजन असाइन कर सकते हो, ठीक। इसमें यह बोला जा रहा है कि ऑल 3 ब्लड ग्रुप एंटीजन्स कंटेन द सेम कोर ऑफ 5 शुगर्स। जो सारे हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन हैं, मतलब ओ, ए और बी, इनमें कोर के जो 5 शुगर होते हैं वो सेम होते हैं, बस ए और बी एंटीजन में जो होता है एक शुगर यूनिट एक्स्ट्रा आ जाता है। ए वाले जो एंटीजन है उसमें एक एक्स्ट्रा एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन आ जाता है, ठीक है, जिसको हम येलो स्क्वायर से दिखाते हैं। बी एंटीजन में जो होता है वो गैलेक्टोस एक एक्स्ट्रा आ जाता है लास्ट में, जिसको येलो सर्कल से दिखाते हैं। अब आप नीचे डायग्राम देख लीजिए, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो कोर स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, कोर स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ब्लू सर्कल, येलो सर्कल, ब्लू स्क्वायर, येलो सर्कल और फिर रेड ट्रायंगल, ठीक है। ये जो 5 शुगर का जो आपका यहाँ पे ये ओलिगोसेक्राइड आ रहा है, ठीक है, ये तीनों में सेम है, ये 5 का जो है ये तीनों में सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। जो जिसमें केवल ये 5 होते हैं इसको हम ओ एंटीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, केवल जो 5 बेस शुगर्स हैं, कोर जो है वो आ रहा है। ए एंटीजन में क्या होता है, वो 5 के साथ, ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्क्वायर आपका लास्ट में आके लग गया। जो एक्स्ट्रा स्क्वायर है, येलो स्क्वायर, वो आपका एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन है, जिसके वजह से ये ए एंटीजन बन जाता है। और इसमें आप देख सकते हो ये मैंने आरबीसी बनाया है, ठीक है। आरबीसी का जो आउटर लीफलेट है, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस पर ये जो मैंने स्पाइक्स बनाया है, ये स्पाइक्स आपका बेसिकली जो है ये आपका पूरा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, पूरी चीज़, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ है इसको मैंने बस ये स्ट्रेट लाइन से बना रखा है। तो ये जो पूरी चीज़ है इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से बना रखा, और उसमें ये एक्स्ट्रा येलो स्क्वायर आ गया तो उसको मैंने यहाँ येलो स्क्वायर दिखा दिया है। तो ये आपका जो है ए एंटीजन हो जाता है। और यहाँ पे अगेन देख सकते हो ये जो पूरी चीज़ है इसको एक स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं, और फिर एक्स्ट्रा येलो सर्कल आ रहा है उसको यहाँ पे दिखा दिया, तो ये बी एंटीजन हो जाता है। तो इस तरह से ह्यूमंस में जो है वो ब्लड ग्रुप में आपका बेसिकली आरबीसी के सरफेस पे कौन सा शुगर यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है, मेम्ब्रेन बनाने वाला कौन सा शुगर यूनिट प्रेजेंट है, वो डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। कुछ लोगों में ओ एंटीजन होता है, ओ एंटीजन का मतलब ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा शुगर यूनिट नहीं होता है। कुछ लोगों में ए एंटीजन होता है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एक उनके आरबीसी के सरफेस पे एक्स्ट्रा जो है ये वाला स्क्वायर जो है जिसको हम एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन कहते हैं वो आके लगा हुआ है। और कुछ लोग अब भी पास बी एंटीजन होता है। बी एंटीजन का मतलब ये है कि उनके आरबीसी के सरफेस पे ये एक्स्ट्रा येलो वाला जो है शुगर यूनिट आके लगा हुआ है। अच्छा, और कुछ लोगों के पास ए बी होता है, ठीक है। ए बी का मतलब ये नहीं है कि सर्कल के स्क्वायर के बाद एक्स्ट्रा सर्कल भी आ रहा है, नहीं नहीं। ए बी का मतलब ये होता है कि ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, इसीलिए उसको ए बी कहते हैं। मतलब आरबीसी के सरफेस पे आपके दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। उसको एक्चुअली ऐसे बनाते हैं, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें से मैं क्या करूँगा, आधे जो स्क्वायर्स हैं उनको मैं हटा के मैं सर्कल्स बना दूँगा, ठीक। तो ए एंटीजन तो स्क्वायर से हम दिखा ही रहे हैं, और बी एंटीजन जो है उसको हम सर्कल से दिखा देंगे, ऐसे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी जो है उसको मैंने येलो सर्कल से दिखाते, तो ये बी एंटीजन हो गया। तो ये वाला जो आपका ब्लड ग्रुप टाइप हो जाएगा, ठीक है, ये ए बी टाइप हो जाएगा, ए बी एंटीजन, ठीक है। और ये सरफेस पे आता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको जो है वो सरफेस या मेम्ब्रेन लिपिड में इसको हम कैटेगराइज करते हैं।
तो इसी के साथ जो है हमारा सरफेस लिपिड्स या सॉरी मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं या स्ट्रक्चरल लिपिड जो हैं हमारा वो वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि पिगमेंट हो गया या कैरियर हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं आप बुक से पढ़ सकते हो। इसमें बाकी ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं, ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। स्ट्रक्चरल लिपिड्स तक ही मुझे समझाना था, जो मैंने मेन कवर कर दिया है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आप बुक से देख सकते हो, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ों में क्या क्या आता है, जैसे कि देखिए हमने ये कवर कर लिया था, एनर्जी स्टोरेज लिपिड एंड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चरल लिपिड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सिग्नलिंग या मैसेंजर लिपिड में आपके ऐसे कुछ टेरॉल्स होते हैं, ठीक है, जो सिग्नल या मैसेंजर की तरफ बिहेव करते हैं। को फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर लिपिड्स होते हैं जो सिग्नल ट्रांसमिट कराने में यूज़ होते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स होते हैं जो कुछ आपके सेल्स को कलर देते हैं, ठीक है, जैसे जो बर्ड फेदर हो गया, चिड़िया के जो फेदर्स होते हैं उसमें अलग अलग पिगमेंट आता है जिसकी वजह से बर्ड फेदर्स में कलर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब आप देख सकते हो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उससे। बट स्ट्रक्चरल लिपिड्स हमने कवर कर लिया है। अब रिमेनिंग जो है हमें बस इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं जो हम बाद की वीडियो में देख लेंगे। ओके।